गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम राइबोसोम के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन। राइबोसोम का रासायनिक संगठन। जब राइबोसोम के रासायनिक संगठन की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही चीज आती हैं कि यहाँ पर एक तो आरएनए होगा और दूसरी क्या होगी, प्रोटीन। क्योंकि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन या एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होती हैं, लगभग बराबर होती हैं या सेल के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि प्रत्येक सेल्स के अंदर इनकी संगठन भी अलग अलग प्रकार का मिल सकता है। तो यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अगर बात करें हम प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो आरएनए पाया जाता है वो पाया जाता है 65% और प्रोटीन पाई जाती है 35%। यूकैरियोटिक सेल में आरएनए पाया जाता है 45% और प्रोटीन पाई जाती है 55%। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन को बिल्डअप करने के लिए की ज़्यादा आवश्यकता होती है, बॉडी निर्माण के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये तो एक नॉर्मल सी चीज हो गई कि यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन इस अनुपात में पाए जाते हैं। फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि फिक्स यही अनुपात मिलेगा, सामान्य तौर पर जो अनुपात पाया जाता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो राइबोसोम के अंदर जो आरएनए और प्रोटीन पाई जा रही है, तो ये कौन कौन सी होती हैं या कैसी होती हैं, तो राइबोसोम में फर्स्ट देखते हैं राइबोसोमल आरएनए। कि राइबोसोम के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो राइबोसोमल आरएनए होता है यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स में दो यूनिट होती है, बड़ी और छोटी। ऐसे ही प्रोकैरियोट्स में होंगी बड़ी 60 की और छोटी 40 की। जो 60 की होती है इसमें तो 28 एस आरएनए मिलता है और जो छोटी होती है इसमें 18 एस आरएनए मिलता है। यूकैरियोट्स में एक और पाया जाता है 5 एस आरएनए। ये कहाँ पाया जाएगा, केंद्रिका के अंदर जो न्यूक्लियोलस पाई जाती है वहां पाया जाता है 5 एस आरएनए। प्रोकैरियोट्स में जो बड़ी सब यूनिट होती है वो होती है 50 की, छोटी सब यूनिट होती है 30 की। तो यहां पाया जाता है 23 एस आरएनए। इसको आरएनए भी लिख सकते हैं। और यहां मिलता है 16 एस आरएनए। तो यहां पर जो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है यूकैरियोट्स में 28 एस, 18 एस और 5 एस का पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में 23 एस और 16 एस का आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राइबोसोमल प्रोटीन। यहां जो राइबोसोमल प्रोटीन पाई जा रही है वो राइबोसोमल प्रोटीन किस प्रकार की पाई जाती है। सेकंड, राइबोसोमल प्रोटीन। यहां लगभग 50 से लेकर के 55 प्रकार की प्रोटीन को आइसोलेट किया गया है, पृथक किया गया है। प्रोटीन को आइसोलेट किया है किससे, राइबोसोम से। 50 से 55 प्रकार की प्रोटीन यहां पर आइसोलेट की गई हैं। ये प्रोटीन
जो यहाँ पर आइसोलेट की गई हैं, जो डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है, आरएनए से, इनको बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन। प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन या कोर प्रोटीन, इसको क्रोड भी कहते हैं, सेंट्रल पार्ट या कोर प्रोटीन। तो यहां पर जो नॉर्मल प्रोटीन होती है, जो सामान्य तौर पर आरएनए से बाइंड की हुई होती है, चिपकी हुई होती है, वो पाई जाती है प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन या कोर प्रोटीन। जब यहाँ दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ में चिपक जाती हैं तो यहाँ किसका निर्माण हो जाता है, राइबोसोम का। यहाँ दोनों प्रोटीन से चिपकने से जो राइबोसोम का निर्माण हुआ है, जब इस राइबोसोम का वियोजन होगा, इस राइबोसोम का वियोजन होगा, तो यहाँ पर तीन चीजें बिखर करके सामने आती हैं। एक तो होता है आरएनए, दूसरी होती है निष्क्रिय अवस्था में निष्क्रिय कोर प्रोटीन, और यहां एक और पाई जाती है और वो कहलाती है स्प्लिट प्रोटीन। स्प्लिट मतलब विभक्त। तो यहां एक प्रोटीन और पृथक होती है जिसे हम बोलते हैं स्प्लिट प्रोटीन। इस स्प्लिट प्रोटीन को हम सेकेंडरी प्रोटीन भी कहते हैं। स्प्लिट प्रोटीन को सेकेंडरी प्रोटीन भी कहते हैं। जो स्प्लिट प्रोटीन होती हैं ये 50 और 30 प्रकार की होती हैं। इनके टाइप होते हैं कि स्प्लिट प्रोटीन एक 50 प्रकार की होती है और एक स्प्लिट प्रोटीन 30 प्रकार की होती है। दो प्रकार की यहाँ पर स्प्लिट प्रोटीन पाई जाती हैं। ये स्प्लिट प्रोटीन यहाँ अम्लीय भी हो सकती हैं और क्षारीय भी हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की यहाँ पर हो सकती हैं। वियोजन के टाइम पर, क्योंकि बनना है दो से, वियोजन के टाइम पर यहाँ पर तीन चीज हमको दिखाई दे रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्प्लिट प्रोटीन है, ये स्प्लिट प्रोटीन प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में, जो कैसी है, निष्क्रिय अवस्था में, इसके साथ अगर मिल जाती है तो यहां पर राइबोसोम की सब यूनिट का निर्माण कर लेती है। राइबोसोम की सब यूनिट का निर्माण कर लेती है। स्प्लिट प्रोटीन, प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन और साथ में आरएनए भी होगा, तभी होगा निर्माण। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें मिलकर के राइबोसोम की सब यूनिट का निर्माण कर लेती हैं, चाहे वो बड़ी सब यूनिट है चाहे वो छोटी सब यूनिट है। तो यहाँ इसके द्वारा उनका निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यहाँ पर जो आरएनए है, इस आरएनए में तो होता है फॉस्फेट ग्रुप। आरएनए के अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप, और जो यहाँ प्रोटीन होती है, आपको पता है कि प्रोटीन अम्ल, जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा निर्मित होती हैं। तो यहाँ पर उपस्थित होते हैं अमीनो ग्रुप। जब आप प्रोटीन की संरचना पढ़ते हो तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप का नॉर्मली फॉर्मूला जो आता है वो इस प्रकार से आता है, COOH NH2 और H+ या HI सामान्य तौर पर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, अमीनो ग्रुप। इन दोनों के मध्य में एक बल लगता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां इन दोनों के मध्य में
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स साथ में यहां पर लवणीय बंध भी उपस्थित होते हैं, लवणीय बंध। और लवणीय बंध किसके साथ में? कैल्शियम। यहां पर कैल्शियम बॉन्ड के साथ में यहां पर लवणीय बंध उपस्थित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स साथ में लवणीय बंध मिलकर के आरएनए और प्रोटीन को एक दूसरे पर बाइंड कर देते हैं, एक दूसरे के साथ में जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद में जो स्ट्रक्चर हमको सामने आता है वो आती है राइबोसोम की दोनों यूनिट्स। तो ये होता है राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन। इनके अलावा एक चीज और पाई जाती है राइबोसोम में, और वो होती है राइबोसोम की जो एंजाइमेटिक प्रोटीन होती है। राइबोसोम के अंदर जो एंजाइमेटिक प्रोटीन पाई जाती है, राइबोसोम एंजाइमेटिक प्रोटीन। ये एंजाइमेटिक शब्द से हमको समझ में आ रहा है एंजाइम। तो ये जो प्रोटीन होती हैं, जितनी भी होती हैं, ये एंजाइम प्रकृति की होती हैं, एंजाइम प्रकृति की होती हैं। और ये यहाँ पर कैटेलिस्ट का कार्य करती हैं, उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। प्रकृति भी एंजाइमेटिक होती है, और अगर रिएक्शन को फास्ट करना है या किसी रिएक्शन को धीमे करना है तो यहाँ पर कैटेलिस्ट का भी कार्य करते हैं, क्योंकि कैटेलिस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक रिएक्शंस को बढ़ाने वाले और एक रिएक्शंस को घटाने वाले। तो यहाँ पर ये एंजाइम प्रकृति के होने के साथ साथ यहाँ पर ये कैटेलिस्ट का भी कार्य करती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम राइबोसोम के कार्यों की बात करें तो राइबोसोम का केवल और केवल एक ही कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम को ले जाकर के प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोड़ दें, या प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम को ले जाकर के यूकैरियोटिक कोशिका में छोड़ दें, तो दोनों जगह ही वो सेम प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो यहाँ केवल और केवल एक प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है राइबोसोम का। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लोरोफिल की तरफ। क्लोरोफिल ओनली यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित, और यूकैरियोटिक भी कौन सी? प्लांट सेल। यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में उपस्थित होता है। यहां एक वर्ड और आता है प्लास्टिड, लवक, जिस वर्ड को किसने दिया था? हैकल ने। हैकल एक साइंटिस्ट हुए थे। और जो क्लोरोफिल हम नाम जो ऊपर हम देख रहे हैं, ये क्लोरोफिल नाम दिया था सिम्पर ने। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर का, क्रोमो लवण है, सॉरी क्रोमो लवक है। अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड यहां पर दो प्रकार के होते हैं। यहां दो प्रकार होते हैं प्लास्टिड के, और किसके आधार पर? वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर, वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर। एक तो होते हैं रंगहीन अवर्णी प्लवक, जिनको बोलते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट।
रंगहीन अवर्णी लवक होते हैं जिनको बोलते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। दूसरे होते हैं वर्णी लवक, रंगीन वर्णी लवक, जिनको बोलते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। जो अवर्णी लवक होते हैं ये अवर्णी लवक संचय का कार्य करते हैं। कहीं प्रोटीन संचय का कार्य करेंगे, कहीं लिपिड संचय का कार्य करेंगे, तो ये कार्य संचय का करते हैं। और जो वर्णी लवक होते हैं ये वर्णी लवक यहाँ पर पॉलिनेटर्स को, जो परागकणकारी होते हैं, जो पत्तियों के अंदर, फूलों के अंदर, पत्तियों के अंदर तो कलर क्लोरोफिल से होगा, फूलों के अंदर विभिन्न प्रकार के कलर पाए जाते हैं, वो सारे कलर किससे होते हैं? वर्णी लवक से। क्रोमोप्लास्ट के कारण वो लवक कलर सारे सारे होते हैं। तो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक प्रकार होता है क्लोरोफिल, जो जिसके अंदर केवल और केवल ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है क्लोरोफिल के अंदर। तो ये क्लोरोफिल वर्ण दिया था सिम्पर ने और प्लास्टिड वर्ण दिया था यहाँ पर हैकल ने। नेक्स्ट चलते हैं, हमको क्लोरोफिल पढ़ना है। तो क्लोरोफिल के बारे में अगर हम देखें तो क्लोरोफिल सेल के अंदर, जो कोशिका होती है, सेल के अंदर बिखरी अवस्था में होते हैं। सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा और ये साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कार्य होता है फोटोसिंथेसिस का, ग्रीन रंग होता है, फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, ग्रीन रंग होता है। क्यों? क्योंकि इस क्रिया के द्वारा ये जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है, इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा CO2 का स्थिरीकरण, CO2 का स्थिरीकरण। जब जल का प्रकाशीय अपघटन होता है तो यहाँ जल के प्रकाशीय अपघटन के साथ साथ CO2 का स्थिरीकरण होता है और CO2 के स्थिरीकरण से क्या बन जाती है? कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हो जाती है, क्योंकि जल का भी अपघटन होता है। जल का भी क्या होता है? अपघटन। तो यहाँ ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि ये यहाँ खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उपस्थिति की अगर हम बात करें तो अभी बता दिया, केवल यूकैरियोटिक सेल्स में, और वो भी कौन सी? प्लांट सेल्स में ये पाए जाते हैं। उपस्थिति केवल इनकी यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में पाई जाती है। और इनकी हम संख्या की अगर बात करें, संख्या, आकार और आकृति, तो इनकी जो संख्या पाई जाती है एक कोशिका के अंदर, इनकी संख्या 20 से 40 पर सेल उपस्थित होते हैं। ये है हायर प्लांट्स के अंदर। जो हायर प्लांट्स होते हैं, उच्च वर्गीय पादप, अगर इसी संख्या को हम शैवाल में देखें तो शैवाल में एक भी हो सकती है, एक भी पाई जाती है। हायर प्लांट्स में
ये 20 से 40 पाए जाते हैं, और शैवालों में मिनिमम 1, क्योंकि शैवाल भी क्या होती हैं, प्रकाश संश्लेषण करने वाली स्वयंपोषी होती हैं। तो यहाँ इनकी संख्या मिनिमम मिलती है 1, इस 1 से कम तो कोई संख्या होगी ही नहीं, तो यहाँ पर मिनिमम संख्या में 1 पाए जाते हैं। आकार की अगर हम बात करें तो इनका जो आकार पाया जाता है वो लेते हैं हम माइक्रोमीटर में। जो इनकी व्यास मिलता है वो व्यास तो मिलता है इनका 15 से 20 मिली माइक्रोन, एक सेकंड, सॉरी 4 से 6 माइक्रोमीटर, और जो मोटाई मिलती है वो मिलती है 1 से 3 माइक्रोमीटर। अभी देखेंगे डायग्राम जब पता चलेगी कि मोटाई भी होती है और व्यास भी होता है। तो व्यास 4 से 6 माइक्रोमीटर होता है और 1 से 3 माइक्रोमीटर यहाँ पर इसकी मोटाई होती है। आकृति की बात करें तो आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्फेरिकल, गोलाकार, अंडाकार या प्लेट नुमा, किसी भी आकार में हो सकती है। वापस चलते हैं शैवालों की तरफ। जो शैवाल होती हैं इनके अंदर इनकी आकृति विभिन्न रूपों में पाई जाती है। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, सर्पिल मिलता है, स्पाइरोगायरा में सर्पिल मिलता है इस प्रकार से। जैसे स्पाइरोगायरा की ये सेल है तो यहाँ इस प्रकार से सर्पिल रूप में मिलेगा। ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम में जालिकावत रूप में मिलेगा, इस प्रकार से जालिकावत रूप में मिलेगा। यूलोथेरिक्स, यूलोथेरिक्स के अंदर ये मेखला रूपी मिलता है, मेखला रूपी। इस प्रकार से यहां पर मिलेगा। जिग्निमा, में ताराकार मिलता है, ताराकार संरचना यहाँ इनकी पाई जाती है। जब आप लोग थर्ड पेपर पढ़ोगे तो ये सारी शैवालें आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इन शैवालों में जो क्लोरोफिल होता है यहाँ विभिन्न स्वरूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम संरचना की। स्टूडेंट, अगर हम संरचना की बात करें तो यहाँ इसकी जो संरचना होती है, चाहे गोलाकार लें, हम हायर प्लांट्स के अंदर देख रहे हैं, चाहे वृत्ताकार लें, चाहे डिस्क नुमा लें, सभी संरचना यहाँ डबल मेम्ब्रेन से परिबद्ध होंगी या डबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। यहाँ दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, एक आउटर होती है और दूसरी इनर। दो मेम्ब्रेन होती हैं और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप उपस्थित होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप उपस्थित होता है और ये गैप कहलाता है पेरीप्लाज्मोडियल स्पेस। पेरीप्लाज्मोडियल स्पेस उपस्थित होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होता है और ये जो गैप होता है
ये 25 से 75 एंगस्ट्रॉम के मध्य का होता है। 25 से 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के मध्य में ये हो गया पेरीप्लाज्मोडियल स्पेस। दोनों के मध्य में पेरीप्लाज्मोडियल स्पेस यहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज हो गई कि डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना पाई जाती है, दोनों के मध्य में पेरीप्लाज्मोडियल स्पेस पाया जाता है जो 25 से 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो स्टूडेंट्स यहां अगर हमको क्लोरोफिल की संरचना को पढ़ना है तो यहाँ क्लोरोफिल की संरचना के लिए दो तंत्र होते हैं, दो तंत्र उपस्थित होते हैं। एक होता है ग्रेना तंत्र और एक होता है स्ट्रोमा तंत्र। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।